नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी बड़ी कहानी की जिसने पूरी दुनिया में एक तरह का ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है और इसका बिल्कुल सीधा असर पड़ रहा है भारत पर। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर दुनिया का जो सबसे बड़ा गैस प्लांट है वो अचानक एकदम से बंद हो जाए? आज हम इसी संकट की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इसका असर हम सब पर, मतलब आम लोगों पर, कैसे पड़ सकता है। और देखिए, ये जो ग्लोबल क्राइसिस है ना, ये भारत के लिए कुछ ज़्यादा ही मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे एनर्जी के भविष्य से, हमारी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। कैसे ये हमला हुआ, कितना नुकसान हुआ, दुनिया भर में क्या हलचल मची, भारत पर इसका क्या असर है और आखिर में भारत इसके लिए क्या कर रहा है। तो कहानी शुरू होती है मिडिल ईस्ट से। वहां इजराइल और ईरान के बीच का जो तनाव था वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया और इस तनाव की आग सीधे सीधे दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई तक पहुंच गई। और इसी बढ़ते तनाव के बीच हुआ ये कि ईरान ने कतर के एक बहुत ही ज़रूरी एनर्जी हब रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल से हमला कर दिया। ये वो जगह है जहां दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है। बस इस एक हमले ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इस हमले का शौक कितना बड़ा था, ये कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी के बयान से साफ पता चलता है। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा हमला था जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, खासकर रमज़ान के पाक महीने में एक भाई मुस्लिम देश की तरफ से। मतलब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर था। तो हमला तो हो गया, अब देखते हैं कि असल में नुकसान हुआ कितना और कितना गहरा। 17%, जी हाँ, 17%। बस एक हमले ने कतर की कुल एलएनजी प्रोडक्शन कैपेसिटी का इतना बड़ा हिस्सा एक झटके में बंद कर दिया। ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका था। और बात सिर्फ एलएनजी तक ही सीमित नहीं थी। इस हमले का असर कई और ज़रूरी चीज़ों पर भी पड़ा, जैसे कि कंडेंसेट का प्रोडक्शन 24% तक गिर गया, एलपीजी का 13% और हीलियम का 14%। मतलब ये एक मल्टी लेवल प्रॉब्लम बन गई थी। अब आते हैं पैसों पर। इस सब की कीमत क्या थी? अंदाजा लगाया गया है कि कतर को हर साल $20 बिलियन का नुकसान होगा। 20 बिलियन! यह दिखाता है कि इकोनॉमिक लेवल पर यह कितना बड़ा झटका था। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है जिसे फटाफट ठीक कर लिया जाए। प्लांट को ठीक करने में ही 1 से 2 साल लग सकते हैं और प्रोडक्शन को वापस पटरी पर आने में 3 से 5 साल, और वो भी तब जब उस इलाके में पूरी तरह से शांति हो जाए। तो मतलब ये एक लंबी लड़ाई है। अब सवाल यह है कि एक जगह पर हुए हमले का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ जाता है। ये एक तरह से डोमिनो इफेक्ट जैसा है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, कतर के पास एक कानूनी रास्ता है जिसे फोर्स मेजर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई ऐसी घटना हो जाए जो आपके कंट्रोल में ना हो, जैसे कि ये हमला, तो आप अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए मजबूर नहीं हैं। और जाहिर है, उन देशों के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है जो कतर की गैस पर निर्भर हैं। और इस लिस्ट में कौन कौन है? लगभग पूरी दुनिया। इटली, बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों से लेकर साउथ कोरिया, चीन और हाँ, भारत तक। ये सब वो देश हैं जिन्हें अब गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब इस पूरी ग्लोबल कहानी को लेकर आते हैं अपने देश भारत पर। समझते हैं कि ये संकट हमारे लिए इतना बड़ा क्यों है और हम इस पूरे मामले के सेंटर में कैसे आ गए हैं। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। भारत अपनी ज़रूरत का करीब करीब आधा, मतलब 47% एलएनजी सिर्फ और सिर्फ कतर से खरीदता है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि हमारी निर्भरता एक ही देश पर कितनी ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि इसका आम जिंदगी पर क्या असर होगा। देखिए, इसका मतलब है कि हमारी इंडस्ट्रीज को गैस की कमी झेलनी पड़ सकती है, जिससे प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। गाड़ियों में जो सीएनजी इस्तेमाल होती है उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं, और तो और हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आते हैं उनकी कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है। मतलब साफ शब्दों में कहें तो सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो अब बात करते हैं कि भारत इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है। भारत का प्लान 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला, नए सप्लायर्स ढूंढना ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। दूसरा, जो हमारे पास बफर स्टॉक है, यानी इमरजेंसी के लिए जमा की हुई गैस, उसका इस्तेमाल करना। और तीसरा, डिप्लोमेसी के जरिए इस मुद्दे को सुलझाना।
और ये कोई रातों रात बना प्लान नहीं है। भारत पिछले कुछ समय से अपनी एनर्जी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अलग अलग देशों से एनर्जी खरीदना। जैसे अमेरिका से एक नई डील हुई है, रूस के साथ एनर्जी ट्रेड बढ़ा है और ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। अब फौरन जो कमी आई है उसे निपटने के लिए भारत के पास करीब 20 से 25 दिनों का बफर स्टॉक है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो हमें थोड़ा वक्त देता है ताकि हम दूसरे इंतजाम कर सकें। और आखिर में बात आती है डिप्लोमेसी की। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मामले में एक्टिव हैं और कतर और फ्रांस जैसे देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं ताकि वेस्ट एशिया में हालात सुधरें और भारत की एनर्जी सप्लाई सुरक्षित रहे। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की इस अनिश्चित दुनिया में जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या सिर्फ अपने एनर्जी सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई कर लेना ही काफी है, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें इससे भी आगे सोचने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।